ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 34। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। प्रज्ञा चेहरे पर गुस्सा लिए अव्यान को कॉल करती है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। ये देखकर प्रज्ञा फ़ोन को गुस्से से पटक देती है। प्रज्ञा को पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग करना था, लेकिन ना जाने के कारण उसे अब बहुत ज़ोर का रोना आ रहा था। प्रज्ञा पेट के बल लेटकर रोने लगती है। वो तकिए को मारते हुए रो रही थी, जैसे बच्चे चॉकलेट मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलती। तब जैसे बच्चे रोते हैं, प्रज्ञा भी बिल्कुल उसी तरह से रो रही थी। उसके आंसू तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रही थी। शॉपिंग मॉल। अर्जुन, प्रीत और अप्रीता शिमला से सीधे शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। आव्या इस वक्त एक गिफ्ट सेंटर पर थी। आव्या वहां के स्टाफ को रुद्र और अपनी फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, मुझे ना इस तरह की स्टैचू बनवानी है, वो भी डायमंड का। स्टाफ फ़ोटो को कुछ पल देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, नाइस एंड ब्यूटीफुल कपल। आव्या ये सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थैंक यू। स्टाफ अब आगे कहता है, आप जैसा कह रही हैं वैसा बन जाएगा। आव्या ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आव्या जो फ़ोटो इस वक्त दिखा रही थी, उसमें रुद्र और आव्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आव्या ने रुद्र की गर्दन में अपनी बाहें लपेटी थी और रुद्र का दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। वो स्टाफ उस फोटो का प्रिंट निकाल लेता है। आव्या अब अपनी पूरी फैमिली की तस्वीर को दिखाते हुए कहती है, ये जो फ़ोटो है इसे पूरा डायमंड से सजा देना। इसकी फ्रेम एंड जितने भी बॉर्डर्स हैं उसमें डायमंड लगा होना चाहिए, बिल्कुल मूर्ति की तरह ही बनाना, बट फ्रेम रहेगा। स्टाफ हाँ में सिर हिलाता है। आव्या कुछ सोचते हुए कहती है, और हाँ, मुझे ये एक हफ्ते में ही चाहिए। आव्या की बात सुनकर वो स्टाफ हैरान होकर कहता है, इतनी जल्दी? मैम, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। आव्या उसे समझाते हुए कहती है, देखिए बहुत अर्जेंट है, मेरी शादी को बस 10 दिन ही बाकी हैं, मुझे शादी के वक्त ही ये चाहिए। स्टाफ थोड़ा परेशान हो जाता है, पर आव्या उसे किसी भी तरह से मना लेती है। आव्या वहाँ से निकल जाती है। आव्या अब कपड़े के स्टोर में जाती है जहाँ सब लोग थे। काव्या आव्या को देखकर कहती है, परी आप कहाँ घूम रही हैं? आपको शादी का जोड़ा नहीं लेना? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। आव्या काव्या के पास जाकर कहती है, मम्मा मैंने पहले ही तो कहा था ना कि आप और डैडा जो पसंद करेंगे मैं वही पहनूंगी। काव्या और आव्या अब दोनों की आदित्य को ढूंढने लगती हैं। आव्या की नज़र एकदम से आदित्य पर जाती है, जो इस वक्त ध्रुव के साथ कुछ बात कर रहा था। आव्या उसे देखकर काव्या से कहती है, मैं डैडा को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलते ही वो उस ओर चली जाती है। आव्या आदित्य के पास पहुँचते ही उससे कहती है, डैडा चलिए लहंगा चॉइस कीजिए। आदित्य मुड़कर आव्या को देखता है, फिर उसे जवाब देता है, वाइफी है ना रैबिट, उससे कहो ना मुझे अब जाना होगा। इतना बोलते हुए आदित्य फ़ोन पर किसी से कॉल पर बात करता है। आव्या ये देखकर आदित्य के हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, नहीं डैडा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आदित्य फ़ोन को थोड़ा साइड करके कहता है, जिद नहीं करते रैबिट। बोलकर वो फिर से कॉल पर बात करता है। आव्या फिर से आदित्य के हाथ को हिलाते हुए बुलाती है, पर इस पर आदित्य उसे कोई जवाब नहीं देता। आव्या आदित्य की इस हरकत से फ्रस्ट्रेट होकर उसके फ़ोन पकड़े हाथ को पकड़कर खींचती है और फ़ोन लेकर दूर फेंक देती है। आदित्य घूरकर आव्या को देखता है। आव्या को जब एहसास होता है कि उसने गुस्से में आदित्य का फ़ोन फेंक दिया, तो वो मासूमियत से आदित्य की ओर मुड़कर देखती है। आदित्य आव्या को बुरी तरह से घूर रहा था। आव्या मासूमियत भरी आवाज़ में आदित्य को सफाई देते हुए कहती है, डैडा वो गलती से हो गया। इतना बोलते ही आव्या दौड़कर जाती है और आदित्य का फ़ोन उठाकर उसके पास दौड़कर आती है। आव्या आदित्य को फ़ोन देते हुए अपना सिर झुका लेती है। आदित्य आव्या के झुके हुए सिर को देखते हुए अपना फ़ोन लेता है और धीरे से कहता है, वाइफी के गुण कहीं नहीं गए हैं, तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। तुम माँ बेटी एक समान हो, जिद्दी और ना समझ। आव्या अब सिर उठाकर आदित्य को देखती है और उसकी बातों को समझकर कहती है, मैं नासमझ नहीं हूँ। आदित्य तुरंत जवाब देता है, ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितनी समझदार हो। आव्या अब जल्दी से कहती है, छोड़िए ना डैडा ये सब, चलिए ना मेरा लहंगा पसंद कीजिए। इतना बोलते ही वो आदित्य के हाथ को पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। आदित्य इस बार कुछ नहीं कहता। वो आव्या के पीछे खींचता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ज़िद्दी वाइफ और उसकी ज़िद्दी बेटी के सामने उसका कुछ नहीं चलने वाला। सभी शॉपिंग पर लगे हुए थे। अप्रीता भी शॉपिंग कर रही थी। वो इस वक्त स्प्रहा के साथ थी, क्योंकि अप्रीता का बॉन्डिंग सबसे अच्छा स्प्रहा के साथ ही था। स्प्रहा बस बैठी हुई शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि शौर्य ने उसे खड़ा होने से मना किया था। शौर्य उसके सामने नहीं था, वो बस दूर खड़ा हुआ स्प्रहा को देख रहा था और साथ ही अप्रीता को भी नोटिस कर रहा था। अप्रीता का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, वो पहले की तरह नहीं थी।
काव्या और आदित्य आव्या की शॉपिंग करवा रहे थे। अनुराग और सपना अनु की शॉपिंग करवा रहे थे। ध्रुव और श्रेष्ठा कयारा की शॉपिंग करवा रहे थे और सभी अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। नैना और अंतरा भी कुछ देर बाद वहाँ शॉपिंग के लिए पहुँच जाती हैं। वैसे तो उन्हें पहले ही बुलाया गया था, लेकिन उन्हें थोड़ा लेट हो गया था। अंतरा को शॉपिंग का ज़रा भी शौक नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं नैना सबसे बातें करते हुए शॉपिंग कर रही थी। अंतरा इस वक्त आव्या को नोटिस कर रही थी, जिसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो खुशी से अपनी मम्मा डैडा के चॉइस को देख रही थी। शॉपिंग में बिजी होने से सब खाना ही भूल जाते हैं। रात के करीब 7 बजे सबका शॉपिंग पूरा होता है और सभी डिनर के लिए इसी मॉल के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के हर एक जगह में सिर्फ 4 चेयर्स थी। एक जगह पर आदित्य, काव्या, ध्रुव और श्रेष्ठा बैठ जाते हैं। दूसरी जगह पर अर्जुन, प्रीत, सौरभ बैठ जाते हैं। तीसरी चेयर पर अनुराग, सपना, रोहान और सरा बैठ जाते हैं। चौथी चेयर पर ध्रुवंश, कयारा, अव्या और स्वर्णा बैठ जाते हैं। 5वीं चेयर पर शौर्य, स्प्रहा, अप्रीता और आरुष बैठ जाते हैं। 6ठी चेयर पर नैना, अंतरा, शिवा और अनु बैठ जाते हैं। इसी तरह से सब बैठे हुए डिनर कर रहे थे। आव्या डिनर करते हुए नीचे फ़ोन रखे बार बार रुद्र को कॉल कर रही थी। उसने कहा तो था कि वो आएगा, लेकिन रुद्र नहीं आया। इस वजह से इस वक्त आव्या इस वक्त गुस्से में थी। अप्रीता अपनी नज़रें घुमाते हुए कहती है, प्रज्ञा भाभी कहाँ है? मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्या वो नहीं आई? अप्रीता के सवाल से तीनों की ही नज़रें उस पर चली जाती हैं, पर इसका जवाब आरुष देता है। आरुष अप्रीता से कहता है, भाभी की शायद तबीयत खराब है, इसीलिए वो नहीं आई। अप्रीता ओके कहते हुए खाने लगती है। तभी स्प्रहा अप्रीता से सवाल करती है, आपका वहाँ का ट्रिप कैसा था? अप्रीता ये सुनकर खुशी से कहती है, भाभी कहिए मत, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मुझे तो लगता है भाई के साथ आपको भी हनीमून पर वहीं पर जाना चाहिए। सीरियसली क्या नज़ारा था, कपल्स के लिए तो और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। स्प्रहा एक नज़र शौर्य को देखती है, जो अपने फ़ोन में बिजी हुआ डिनर कर रहा था। उसका ध्यान किसी की भी बातों पर नहीं था। स्प्रहा बहुत धीरे से कहती है, हाँ मेरी भी शिमला जाने की बहुत इच्छा है। मैंने बहुत सुना है उस जगह के बारे में, लेकिन कभी जा नहीं पाई और पता नहीं कभी जा पाऊंगी भी या नहीं। अप्रीता उसके ऐसे बोलने से कहती है, कैसे नहीं जा पाएंगी? शौर्य भाई है ना, आपको लेकर जाएंगे। अगर आप पहले कहती तो मैं अभी आपको लेकर चली जाती। खैर अब आप दोनों की शादी हो ही गई है, उसके बाद तो आप दोनों को हनीमून पर जाना ही है, तो वहाँ चले जाइए। स्प्रहा धीरे से हाँ कहती है और फिर वहाँ एकदम से सन्नाटा छा जाता है। डिनर खत्म होते ही सभी आइसक्रीम का थोड़ा मज़ा लेते हैं। आदित्य डिनर के बाद ही वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे सभी जाने लगते हैं। आखिर में ध्रुवंश, कयारा, आव्या और सरना थे। वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं, तभी आव्या का फ़ोन रिंग होता है। आव्या जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है, क्योंकि ये रुद्र का कॉल था। आव्या रिसीव तो करती है, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। लिफ्ट अभी तक बंद नहीं हुई थी, इसीलिए आव्या तीनों को देखते हुए कहती है, तुम तीनों जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इतना बोलते ही आव्या लिफ्ट से निकल जाती है। वहीं ध्रुवंश और कयारा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें इस वक्त एक दूसरे को पाने की चाहत अदा कर रही थी। कयारा स्वर्णा को देखकर कहती है, अर्ना हमें भी एक शॉप से कुछ लेना था, तुम एक काम करो, तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। स्वर्णा इस वक्त कैंडी क्रश खेल रही थी। वो उसमें बिजी हुई ही हाँ कहती है। ध्रुवंश और कयारा अब लिफ्ट से निकल जाते हैं। दोनों के निकलते ही लिफ्ट अब नीचे की ओर धीरे धीरे चलने लगती है। स्वर्णा खेल ही रही थी, तभी अचानक उसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है। स्वर्णा ये देखकर फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, ओह शिट, इस बैटरी को भी अभी ही खत्म होना था। स्वर्णा ये बोलते हुए लिफ्ट पर नज़र डालती है। लिफ्ट में इस वक्त उसके सिवाय कोई नहीं था। स्वर्णा ये देखकर घबरा जाती है। स्वर्णा लिफ्ट में कभी भी अकेली नहीं रहती थी। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट के ऊपर कोई चढ़ा है, उसके पीछे कोई खड़ा है। स्वर्णा को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, और जब वो ऐसी सिचुएशन में रहती तो उसे हेल्यूसिनेशन होता। उसे या तो लगता कि लिफ्ट गिर जाएगी या फिर उसके आसपास उसे लोग दिखते हैं। स्वर्णा को इस वक्त भूत दिख रहे थे। स्वर्णा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ लेती है। स्वर्णा की आंखें बंद थी, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे भूत उसके करीब धीरे धीरे बढ़ रहा है। भले ही वो था नहीं, पर फिर भी उसे ये सब कुछ दिख रहा था। स्वर्णा का दिल इस वक्त डर से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर पूरे पसीना आ चुका था। स्वर्णा के मुँह से बहुत ही धीरे से सिसकी निकल जाती है। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे भूत उसे छूने के लिए अपने खून से सने हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा है। स्वर्णा इस वक्त डर से काँप रही थी। स्वर्णा के कंधे पर उसके हाथ पहुँचने ही वाले थे, तभी स्वर्णा झट से अपनी आंखें खोलती है और मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। स्वर्णा लिफ्ट के ऊपर नीचे देखती है, पर उसे लिफ्ट में कोई नहीं दिखता। पर एकदम से उसे अपने करीब होने के एहसास होता है। स्वर्णा झट से मुड़कर देखती है तो वो एकदम से किसी से टकरा जाती है और डर की वजह से वो बेहोश होकर उसके सीने से लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर रेलिंग को पकड़कर आव्या इस वक्त रुद्र पर चिल्ला रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। वहीं उसके पीछे एक हाथ उसकी ओर ही बढ़ता जा रहा था। उस हाथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आव्या को वहाँ से धक्का देने वाला है, और वहाँ ऐसी ही जगह थी कि धक्का देते ही अगर कोई नीचे गिरा तो उसकी मौत पक्की है। आव्या उधर बिजी थी तो इधर वो हाथ आगे बढ़ता ही जा रहा था।
आव्या रुद्र से बात कर रही थी। वो बातें कर ही रही थी, उसके पीछे वो दो हाथ उसकी ओर ही बढ़ते जा रहे थे। आव्या बात करते हुए पीछे पलटती है तो सामने एक आदमी को पाती है जिसने अब अपनी पॉकेट में दोनों हाथ रखे थे। आव्या उसे हैरान भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, मिस्टर माथुर आप यहाँ? आव्या के सामने इस वक्त एक आदमी खड़ा था जो करीब 35 साल का लग रहा था। मिस्टर आयुष्मान माथुर आव्या के कॉलेज प्रोफेसर थे। वैसे तो आव्या उसे प्रोफेसर ही बुलाया करती थी, लेकिन जब आव्या की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उसी ने सभी स्टूडेंट को कहा कि अब उसे मिस्टर माथुर करके बुलाएं। मिस्टर माथुर आव्या को देखते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड या बाय द वे मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है। आव्या उससे पहले सवाल का जवाब देती है, मैं गोवा में ही रहती हूँ। फिर फ़ोन को देखती है जिस पर इस वक्त रुद्र ऑन कॉल था। उसे देखते हुए आव्या फिर से मिस्टर माथुर को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि मैं बॉयफ्रेंड से आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ? मिस्टर माथुर एकदम से जवाब देते हैं, मुझे सब पता है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस दिख रहे थे। आव्या कंफ्यूज होकर उसे देखती है तो मिस्टर माथुर एकदम से कहते हैं, बॉयफ्रेंड के सिवाय किससे और आर्ग्यूमेंट हो सकती है? इतना बोलकर वो हल्का मुस्कुरा देते हैं। आव्या उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती है, फिर कहती है, एक्चुअली यह बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा फियांसे है। 10 दिन में मेरी शादी है। वैसे आप यहाँ कैसे? मिस्टर माथुर अपनी नज़रें आव्या के चेहरे पर गड़ाए कहते हैं, किसी को अपने साथ लेने आया था पर वो हाथ से निकल गई। मिस्टर माथुर की इतनी अजीब बात सुनकर आव्या पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूज होकर पूछती है, मैं आपकी बात समझी नहीं। मिस्टर माथुर बहुत धीरे से कहते हैं, समझ भी नहीं सकती। आव्या को ये तो समझ आता है कि मिस्टर माथुर धीरे से कुछ बोले, पर क्या बोले वो उसे सुनाई नहीं दिया। तो उसने एकदम से कहा, क्या? मिस्टर माथुर हंसते हुए कहते हैं, एक्चुअली मेरी एक दोस्त को मैं लेने के लिए आया था, पर जब तक मैं पहुंचा वो पहले ही चली गई और मैं उसे ढूंढता रह गया। अभी कुछ वक्त पहले मुझे उसका कॉल आया और उसने कहा कि वो चली गई है, तो मैं जाने वाला था पर तुम दिखी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलता चलूँ। आव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा किया आपने। वो इतना ही बोली थी कि उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन होता है। आव्या देखती है तो रुद्र का कॉल तो ऑन ही था, उसके साथ काव्या का भी कॉल आ रहा था। ये देखकर आव्या मिस्टर माथुर को कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर माथुर, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नीचे सारी फैमिली वेट कर रही है। और या मिस्टर माथुर, प्लीज़ आप मेरी शादी में ज़रूर आना। इतना बोलते ही आव्या अपने बैग से शादी का कार्ड निकालती है और मिस्टर माथुर की ओर बढ़ा देती है। मिस्टर माथुर कार्ड को लेकर उसे देखने लगते हैं जिस पर आव्या और रुद्र का फ़ोटो लगा हुआ था। आव्या उसे देखकर कहती है, एक्चुअली मैंने कॉलेज के सभी स्टाफ को इनवाइट किया है, लेकिन आपका कोई पता नहीं मिला, इसीलिए मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाई। बट अब जब आप मिल ही गए तो प्लीज़ मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। मिस्टर माथुर कार्ड को बहुत ही गौर से देखते हुए धीरे से कहते हैं, तुम ना भी बोलती तो भी मैं ज़रूर आता। आव्या फिर से उनकी बातों को सुन नहीं पाती, जिससे वो फिर से कहती है, आपने कुछ कहा? मिस्टर माथुर आव्या को देखते हुए कहते हैं, तुमने कुछ सुना? आव्या कन्फ्यूजन में कहती है, नहीं। आव्या के इतना बोलते ही मिस्टर माथुर भी कहते हैं, तो बस मैंने कुछ नहीं कहा। आव्या को मिस्टर माथुर का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती, बस बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर माथुर आव्या को जाते हुए देखते रहते हैं और बहुत ही धीरे से कहते हैं, ये जो रूप तुमने जिससे पाया है उसी पर तो मेरा साया है। इतना बोलते हुए उसके होठों पर मिस्टीरियस और तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो फिर से शादी के कार्ड को देखते हैं और सीटी बजाता हुआ वहाँ से जाने लगते हैं। वो जिस तरह से सीटी बजा रहे थे वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत ही हॉरिबल साउंड कर रही थी, किसी मूवी में विलन की होती है। वो नीचे लिफ्ट में स्वर्णा इस वक्त सिद्धार्थ के सीने से लगी हुई थी। लिफ्ट खुल चुकी थी जिसका अंदाज़ा तक स्वर्णा को नहीं हुआ। सिद्धार्थ इस वक्त स्वर्णा के मासूम चेहरे को एकटक देख रहा था। सिद्धार्थ स्वर्णा को लिफ्ट से बाहर निकालता है और उसे गोद में उठाकर एक और बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर पहुंचकर सिद्धार्थ एक चेयर पर बैठता है और स्वर्णा को अपने ऊपर बिठा देता है। सिद्धार्थ उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए कान के पीछे करता है और ग्लास में पानी लेकर उसके चेहरे पर हल्के छींटे मारता है। स्वर्णा धीरे धीरे अपनी पलकें उठाती है। आंखें खुलते ही उसे सिद्धार्थ का चेहरा दिखता है। स्वर्णा इधर उधर देखती है। खुद को एक अलग जगह पर पाकर वो कन्फ्यूज्ड हो जाती है। फिर उसे ख्याल आता है कि वो इस वक्त सिद्धार्थ की गोद में है। ये याद आते ही स्वर्णा खुद को उससे छुड़ाने लगती है। सिद्धार्थ काफ़ी वक्त से स्वर्णा को नोटिस कर रहा था। स्वर्णा जैसे ही उठने की कोशिश करती है सिद्धार्थ उसे कसकर पकड़ लेता है। स्वर्णा लगातार कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। स्वर्णा अपनी मासूम आंखों से सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ स्वर्णा के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? पहले ऊंचाई से, अब उसके बाद लिफ्ट से। स्वर्णा जब सिद्धार्थ के मुंह से खुद के लिए डरपोक सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। भले ही वो डरपोक थी, पर कोई उसे डरपोक कहे ये उसे अच्छा नहीं लगता था। स्वर्णा अब सिद्धार्थ से छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहती है, छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ उसके हाथों को पकड़कर कहता है,
पहले मेरे सवाल का जवाब दो। स्वर्णा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, आप छोड़िए मुझे। सिद्धार्थ ने स्वर्णा के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ की गोद में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और सिद्धार्थ उसे शरारत करते हुए रोक रहा है। सिद्धार्थ जब स्वर्णा को नहीं छोड़ता तो स्वर्णा जल्दी से कहती है, छोड़िए वरना मैं आपकी कंप्लेंट डैडू से कर दूंगी। सिद्धार्थ स्वर्णा के चेहरे पर झुकता है और उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए कहता है, ओके, कंप्लेंट कर देना। स्वर्णा खुद को छुड़ाते हुए जल्दी से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपका नेटा निकलेगा तो मेरी नाक पर आ जाएगा, दूर हटाइए अपनी नाक को। सिद्धार्थ ये सुनकर धीरे से मुस्कुराता है और फिर से उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ता है। स्वर्णा लगातार छूटने की कोशिश करती जा रही थी। सिद्धार्थ अब स्वर्णा की छोटी सी नाक को पकड़ता है और उसे धीरे से खींचते हुए कहता है, सो इनोसेंट गर्ल। स्वर्णा चिढ़ते हुए सिद्धार्थ को घूर कर देख रही थी। सिद्धार्थ अब स्वर्णा के होठों को पकड़कर दबाते हुए कहता है, एक पप्पी दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। स्वर्णा मासूमियत से कहती है, पप्पी मॉल में थोड़ी ना मिलती है। पप्पी मतलब स्वर्णा इस वक्त कुत्ते का बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो अपनी मासूमियत से सिद्धार्थ को बोल देती है। सिद्धार्थ उसकी इतनी मासूम बात सुनकर कहता है, तुम मिल गई तो बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है। स्वर्णा उसे फिर से कंफ्यूज्ड होकर देखती है। सिद्धार्थ स्वर्णा के एकदम करीब झुकता है और उसके गाल पर धीरे से किस करता है। स्वर्णा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। सिद्धार्थ दूर हटता है और उससे कहता है, इसे पप्पी कहते हैं। सिद्धार्थ अब अपना गाल आगे करता है और स्वर्णा से कहता है, चलो अब मुझे मेरी पप्पी रिटर्न करो। स्वर्णा एक नज़र सिद्धार्थ के गाल को देखती है, फिर एकदम से झटके से उसकी गोद से निकलकर भाग जाती है। सिद्धार्थ उसे देखता है। कुछ दूरी पर पहुंचकर स्वर्णा पीछे पलटकर सिद्धार्थ को देखती है। स्वर्णा सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, मैं डैडू के पास आपकी कंप्लेंट करूंगी कि आपने मुझे किस किया और मुझसे गंदे काम करवा रहे थे। फिर देखना, डैडू आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलते ही वो दौड़कर चली जाती है। सिद्धार्थ उसकी बातों को याद करते हुए मुस्कुराता है। सिद्धार्थ के होठों पर इस वक्त बहुत ही प्यारी मुस्कान थी और वो इस वक्त स्वर्णा को जाते हुए ही देख रहा था। वहीं घर पर अव्यान कमरे के अंदर जाता है तो उसकी नज़र बिखरे हुए कमरे पर पड़ती है। तकिया और चादर नीचे गिरे हुए थे और प्रज्ञा बेड पर बेढंगे तरीके से लेटी हुई थी। अव्यान खड़े होकर कुछ पल सोचता है, फिर अपने कदम बढ़ाकर बेड के पास चला जाता है। अव्यान बेड पर एक घुटना टिकाकर प्रज्ञा की कमर से होते हुए उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों को चलाने लगता है। प्रज्ञा की आंखें खुली थी। उसे पता चल चुका था कि अव्यान आ गया है। अव्यान अपने हाथ जब प्रज्ञा की गर्दन पर ले जाते हुए मूव करने लगता है, प्रज्ञा सिहर रही थी जिससे उसका शरीर हिल रहा था। अव्यान अब बेड के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। प्रज्ञा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा के बालों को हटाकर उसके कान में किस करके कहता है, क्या हुआ लिटिल गर्ल, ये तकिया और चादर नीचे क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा अव्यान से कुछ नहीं कहती। अव्यान अब सीधा बैठकर कहता है, चलो रेडी हो जाओ, हम दोनों डिनर करने चलते हैं। अव्यान के बोलते ही प्रज्ञा की बहुत भारी आवाज़ आती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना और ना ही आपसे कोई बात करनी है। अव्यान बेड पर पीठ के बल लेटता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या करना है फिर? रोमांस करना है, रोमांस करें। इतना बोलते ही अव्यान प्रज्ञा की कमर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। प्रज्ञा उसके ऊपर आ जाती है, पर अब उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। अव्यान बहुत ही प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करता है। प्रज्ञा के काजल इस वक्त पूरी तरह से फैला हुआ था। उसके आंसू गालों पर सूख चुके थे। अव्यान उसके चेहरे को देखकर कहता है, ये चुड़ैल जैसी हालत क्यों बनाई है तुमने? अव्यान के ये कहते ही प्रज्ञा की आंखों से आंसू बहकर अव्यान के गाल पर गिर जाते हैं। अव्यान अब सीरियस हो जाता है क्योंकि प्रज्ञा सच में रो रही थी। अव्यान प्रज्ञा को पलटाता है जिससे प्रज्ञा बेड पर लेट जाती है और अव्यान उसके ऊपर आ जाता है। प्रज्ञा दूसरी ओर देखते हुए अपने आंसू बहा रही थी। अव्यान उसके चेहरे को अपनी ओर करता है, पर प्रज्ञा दूसरी ओर ही देखती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर करता है और अपने सिर से उसके सिर को जोड़ लेता है। प्रज्ञा ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। अव्यान प्रज्ञा की बंद आंखों को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रज्ञा अपनी आंखें खोलती है और अपने आंसू से भरी आंखों से अव्यान को देखते हुए कहती है, आप मुझे कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। मैंने शादी करने के लिए कहा तो आपने मना कर दिया, और जब मैं बाकी सबकी शादी से अपनी शादी को फील करना चाह रही हूँ, आपने वो भी नहीं होने दिया। आज पूरी फैमिली शॉपिंग पर शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। मैं जाना चाहती थी, मेरा बहुत मन था, लेकिन आपने वो भी नहीं होने दिया। मैंने कल आपसे कहा था ना कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, पर आपकी वजह से मैं नहीं जा पाई। इतना बोलते ही प्रज्ञा अब रोने लगती है। अव्यान प्रज्ञा से थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे को देखकर कहता है, तो क्या हुआ, तुम शॉपिंग पर नहीं जा पाई तो अभी हम लोग चलते हैं ना, हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। प्रज्ञा फिर से रोते हुए कहती है, आप कभी मेरी बात को समझते ही नहीं। मुझे शॉपिंग नहीं करना, बल्कि पूरी फैमिली के साथ शादी वाली शॉपिंग करनी है। मुझे शादी वाली शॉपिंग को फील करना था। प्रज्ञा रोई जा रही थी, वहीं अव्यान उसे देखता जा रहा था। अव्यान के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह प्रज्ञा को रोते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वह भी अब क्या ही कर सकता है। सब शॉपिंग करके वापस भी आ गए थे। प्रज्ञा के ऐसे
उसके रोने से अव्यान को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप सा बस प्रज्ञा के रोते हुए चेहरे को देखता रहता है। प्रज्ञा भी बिना अव्यान को देखे बस रोते जा रही थी। उसकी आंसू आंखों के कोनों से बहकर नीचे बिस्तर पर गिरते जा रहे थे। कुछ देर बाद प्रज्ञा का रोना बंद होता है और वो सिसकते हुए कहती है, मुझे पापा मम्मी के पास जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है। अव्यान अब उसके आंसुओं को पोंछता है और उससे कहता है, रोना ठीक है, लेकिन बीच में बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा अपनी आंखें खोलकर अव्यान को देखती है। प्रज्ञा अपनी रोंधू आवाज़ में कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही, मुझे सच में पापा मम्मी के पास जाना है। अव्यान प्रज्ञा के जाने की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम बिन इस कमरे में मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, हम बाहर डिनर के लिए चलेंगे। बोलते ही अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस करता है, फिर उठकर कबर्ड की ओर चला जाता है। प्रज्ञा चुपचाप उसे देखती रहती है। अव्यान कबर्ड से प्रज्ञा के लिए एक लाल रंग की सिंपल सी साड़ी लेकर आता है। अव्यान साड़ी को बेड पर रखकर दरवाज़ा बंद करके लॉक करता है। अव्यान अब प्रज्ञा के पास आता है। प्रज्ञा अब भी उसी तरह से लेटी हुई थी। अव्यान प्रज्ञा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो उठो। प्रज्ञा नाम में सिर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आपने मुझे सॉरी भी नहीं कहा। अव्यान उसे देखते हुए कहता है, उठो तो सही। प्रज्ञा धीरे से उठकर खड़ी हो जाती है। अव्यान उसकी ड्रेस की जिप ओपन करता है और एकदम से ड्रेस फ्लोर पर गिर जाती है। ड्रेस गिरते ही वो अव्यान के गले लग जाती है। अव्यान प्रज्ञा के कान में धीरे से कहता है, ऐसे छिप रही हो जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अव्यान के बोलने से प्रज्ञा उसके कंधे पर मारती है और धीरे से कहती है, आप बहुत गंदे हो। अव्यान बेड से ब्लाउज लेकर कहता है, शादी के बाद सभी हस्बैंड्स गंदे ही हो जाते हैं। प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान उससे अलग होकर अब साड़ी उठाता है। अव्यान प्रज्ञा को बारीकी से साड़ी पहनाता है, फिर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उसे अच्छी तरह से तैयार करता है। अव्यान आखिर में प्रज्ञा की मांग में अपने नाम का लाल सिंदूर को सजाता है, फिर उसके माथे पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी तुम्हारी चाहत को तोड़ने के लिए। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते अपनी मासूम आवाज़ में कहती है, और आज के बाद आप नशे में कभी मेरे करीब नहीं आएंगे, बहुत दर्द होता है। अव्यान कुछ पल प्रज्ञा को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। उसके बदले वो उसे गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा जल्दी से अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेट लेती है। अव्यान आगे देखते हुए अब जाने लगता है। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को देखने लगती है। दोनों अब कमरे से निकल जाते हैं। वहीं इधर स्वर्णा अपने ख्यालों में कुछ सोचते हुए रूहान और स्वरा के कमरे की ओर बढ़ रही थी। स्वर्णा उनके कमरे के पास पहुंचते ही दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने देखती है तो सामने स्वरा शॉपिंग किए गए कपड़ों को देख रही थी और रूहान बेड पर लेटा हुआ फ़ोन में कुछ देख रहा था। स्वर्णा रूहान को देखकर उसकी ओर बढ़ते हुए बुलाती है, डैडू। रूहान और स्वरा उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ही उसे देखने लगते हैं। स्वर्णा रूहान के पास जाने लगती है। रूहान बेड से उठकर बैठ जाता है। स्वर्णा जल्दी से रूहान के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके गाल पर किस कर लेती है। स्वरा ये देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। रूहान भी स्वर्णा के गाल पर किस करता है और कहता है, क्या हुआ मेरी छोटी सी डॉल। स्वर्णा रूहान की गर्दन में अपने हाथ लपेटे थी और बोलने के लिए सोच रही थी। कुछ वक्त सोचने के बाद स्वर्णा रूहान को देखती है और उसके ही बोलने का इंतज़ार कर रहा था। स्वर्णा अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में कहती है, डैडू वो जो 6 फुट का आदमी है ना, उसने मुझे यहाँ किस किया। इतना बोलते हुए स्वर्णा अपने गाल पर इशारा करती है। स्वर्णा की बात सुनकर रूहान और स्वरा दोनों उसे देखने लगते हैं। स्वर्णा अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, और वो मुझे गंदे काम भी करवा रहा था। रूहान का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है तो वहीं स्वरा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद स्वर्णा के साथ कुछ गलत हुआ है। स्वरा जल्दी से अपने कपड़े छोड़कर स्वर्णा के पास आ जाती है और उसके गाल को छूकर पूछती है, कौन सा आदमी अरना, और कैसे गंदे काम करवा रहा था। स्वर्णा बोलने की कोशिश करती है, वो उसने मुझे। स्वर्णा बहुत ही स्लो बोल रही थी। रूहान और स्वरा उसकी बात सुनने के लिए क्यूरियस हो रहे थे। स्वरा को तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। स्वर्णा अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, वो सिद्धार्थ ओबेरॉय, उसने मुझे पप्पी दो कहा। इतना बोलते ही स्वर्णा अपनी मासूम आंखों से रूहान और स्वरा दोनों को देखती है। स्वर्णा की बात सुनकर स्वरा राहत की सांस लेती है और उसके गाल को खींचकर कहती है, बदमाश, डरा दिया तुमने मुझे। इतना बोलते ही स्वरा उठकर फिर से कपड़े समेटने में लग जाती है। सभी सिद्धार्थ के बारे में जानते थे क्योंकि प्रज्ञा ने सबको बता दिया था और सबसे मिलवा भी दिया था। पर अब जब स्वरा ने ऐसा कहा तो स्वरा को समझ आ गया कि सिद्धार्थ स्वरा को पसंद करता है। वैसे भी स्वरा को सिद्धार्थ अच्छा लगा था तो उसे सिद्धार्थ के स्वरा को किस करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर रूहान अब भी सीरियस था। स्वर्णा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके पास कंप्लेन करूंगी तो उन्होंने कहा कि कर दो, तो मैंने कर दी। वो मेरे इतने करीब आए थे और उन्होंने अपनी नाक को मेरी नाक से रगड़ा। ऐसे बोलते हुए स्वर्णा रूहान की नाक से अपनी नाक को टच करती है। स्वर्णा अपनी बातों को यहीं खत्म नहीं करती, वो आगे कहती है, उन्होंने गलत किया ना डैडू, आप उन्हें पनिश करोगे ना। बोलते हुए वो मासूमियत से अपनी पलकों को झपकाते हुए रूहान को देखती है। रूहान भी अपनी मासूम बेटी को देख रहा था। स्वरा कपड़ों को रखकर स्वर्णा के पास आती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है,
अन्ना, रात बहुत हो गई है, तुम सोने जाओ। इसके बारे में आपके डैडू कल बताएंगे। स्वर्णा जल्दी से कहती है, ओके मिमी, गुड नाइट डैडू। गुड नाइट मिमी। दोनों ही उसे गुड नाइट विश करते हैं। स्वर्णा जल्दी से कमरे से निकल जाती है। उसके जाते ही स्वरा रूहान को देखती है। रूहान के चेहरे पर इस वक्त थोड़ी परेशानी थी। स्वरा रूहान के हाथ को पकड़ती है तो रूहान स्वरा को देखता है। स्वरा रूहान को देखते हुए कहती है, अन्ना की फिक्र हो रही है। रूहान स्वरा को अपने करीब खींचता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, तुम दोनों इतनी इनोसेंट हो ना कि दोनों को अकेला छोड़ने से ही डर लगता है। स्वरा मुस्कुराते हुए रूहान के गाल पर किस करती है और पूछती है, वैसे सिद्धार्थ के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? रूहान स्वरा के बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक तो है, लेकिन वो एक सुपरस्टार है और सुपरस्टार की लाइफ या उसकी फैमिली की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उनका रहन सहन, बिहेवियर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। वो हर वक्त मीडिया के अंडर घिरे रहते हैं, कहीं भी प्राइवेसी नहीं। और मैं अपनी गुड़िया को एक जेल में कैद नहीं रखना चाहता, उसे हर वक्त फ्रीडम में जीने देना चाहता हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होती है। आई थिंक सिद्धार्थ ओबेरॉय इज़ नॉट परफेक्ट फॉर माई गुड़िया। वो बहुत भोली है, उसे संभालने के लिए सिद्धार्थ परफेक्ट नहीं है। एंड बाय द वे, वो अभी बच्ची है, तो इन सब के बारे में बात करने का तो फिलहाल कोई मतलब ही नहीं बनता। स्वरा रूहान को देखते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, तो क्या तुम अब सिद्धार्थ के प्यार का विलेन बनने वाले हो? रूहान स्वरा के पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर कहता है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी एंड अच्छी लाइफ के लिए विलेन भी बन जाऊंगा। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि तुम मयंक के साथ उसकी वाइफ बनकर रहती थी, तो बस पूछना ये था कि मयंक के अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग तो नहीं आ गई? रूहान का सवाल सुनते ही स्वरा का मुँह एकदम से बंद हो जाता है। एक पल के लिए तो वो सुन रह जाती है। उसे याद था कि दोनों साथ में एक घर में रहते थे, पर अलग अलग कमरे में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, इनफैक्ट अभी भी हैं। स्वरा ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी रोहान उसके कंधे पर बाइट करता है, जिससे स्वरा होश में आती है। रोहान स्वरा की बाइट वाली जगह पर किस करता है, फिर उसके कान में कहता है, ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम दोनों पर शक नहीं कर रहा, चलो सो जाओ। रोहान स्वरा को बेड पर लेटाता है। स्वरा लेटकर रोहान को देखने लगती है। रोहान एक कोनी से टिककर स्वरा को देखते हुए उसके चेहरे से बालों को साइड करता है और कहता है, आई लव यू सोना, जस्ट आई लव यू सो मच। स्वरा रूहान की आंखों में अपने लिए प्यार साफ देख पा रही थी। स्वरा रूहान के चेहरे को देखते हुए अपने हाथ से उसके चेहरे को पकड़ती है। स्वरा रूहान की आंखों में देखते हुए कहती है, आई ऑल्सो लव यू मिस्टर हैंडसम। इतना बोलते ही स्वरा जल्दी से आगे बढ़कर रूहान के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लेती है। उसके ऐसा करते ही रूहान तुरंत उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अव्यान और प्रज्ञा इस वक्त कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। प्रज्ञा का सारा फेवरेट था, इसीलिए वो बहुत ही मज़े से खा रही थी। अव्यान बस उसे देख रहा था, उसके चेहरे में वो खोया हुआ था। प्रज्ञा जूस पीते हुए अव्यान को देखती है। जूस पीते हुए ही वो आंखों से इशारा करती है। अव्यान अपनी जगह से उठकर उसकी ओर जाता है। प्रज्ञा उसे जूस पीते हुए ही देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा के करीब घुटनों के बल बैठता है। ये देखकर प्रज्ञा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो जूस के ग्लास को टेबल पर रखती है और अव्यान को देखते हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। अव्यान प्रज्ञा के एक हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है। प्रज्ञा और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था। प्रज्ञा क्यूरियस होकर पूछती है, क्या? अव्यान एक तरफ देखता है, तभी एक वेटर ट्रे में बॉक्स लेकर आता है। अव्यान गिफ्ट लेकर प्रज्ञा को देता है। प्रज्ञा गिफ्ट के रैपर को जल्दी से खोलने लगती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बस कन्फ्यूजन था। प्रज्ञा रैपर को खोलकर उसे साइड में रख देती है। वो डिब्बे को टेबल पर रखकर खोलती है। प्रज्ञा जैसे ही खोलती है, उसे एक फ़ोटो दिखता है जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उस फोटो में अव्यान ने प्रज्ञा को गोद में लिए हुए था। फोटो में प्रज्ञा बहुत छोटी थी। ये फ़ोटो प्रज्ञा के जन्म होने के दूसरे दिन घर पर वेलकम पार्टी के वक्त का था। अव्यान भी उस वक्त बस 3 साल का था, तो बहुत ही क्यूट दिख रहा था। उसने रेड कलर की टी शर्ट और हाफ जीन्स पहनी थी, तो वहीं प्रज्ञा बस वाइट कपड़ों में लिपटी हुई दिख रही थी। प्रज्ञा की आंखें बंद थी और उसने अव्यान की एक उंगली को पकड़ा था। ये देखकर प्रज्ञा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अव्यान को देखती है, जो अब भी घुटनों के बल बैठा हुआ उसे देख रहा था। अव्यान प्रज्ञा को आंखों से इशारा करता है। प्रज्ञा उस फोटो फ्रेम को साइड में रखती है। प्रज्ञा अब जैसे ही दूसरे फोटो फ्रेम को देखती है, उसकी आंखों में एक असहनीय दर्द दिखता है और साथ ही तड़प भी दिखती है। प्रज्ञा दूसरे फोटो फ्रेम को देखती है। उस फोटो फ्रेम में प्रज्ञा प्रियंश और अनन्या के साथ थी। अनन्या ने प्रज्ञा को गोद में लिए हुए था और प्रियंश प्रज्ञा को ही देख रहा था। प्रियंश और अनन्या के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों कितने खुश हैं। प्रज्ञा प्रियंश और अनन्या को छूती है, फिर एकदम से अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अव्यान बस प्रज्ञा को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद प्रज्ञा फोटो फ्रेम को अपने सीने से हटाकर अपने होठों से चूमती है और उसे भी टेबल पर रख देती है। प्रज्ञा अब तीसरे फोटो फ्रेम को देखती है, जिसमें अव्यान और प्रज्ञा की अलग अलग जगह पर खींची गई तस्वीरें थी।
पर दोनों का फोटो सेम प्लेस पर खींचा गया था। प्रज्ञा जब बड़ी हुई थी तो अव्यान हमेशा प्रज्ञा के पीछे रहता था। रोड साइड रोमियो की तरह वो हमेशा उसका पीछा करता। प्रज्ञा जिस जगह बैठकर फोटो खिंचवाती अव्यान भी उसी जगह पर बैठकर फोटो खिंचवाता। जिस जगह पर प्रज्ञा खड़ी होकर फोटो खिंचवाती वो भी उसी जगह पर खिंचवाता। ये सब कुछ देखकर प्रज्ञा को साफ पता चल रहा था कि अव्यान हमेशा से उसके पीछे रहता था। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। प्रज्ञा देख पा रही थी कि अव्यान और अपनी फ़ोटो सेम जगह पर थी। प्रज्ञा अब अव्यान को देखती है। अव्यान अब भी उसे ही देख रहा था। प्रज्ञा चौथे फोटो को देखती है जिस पर उन दोनों की शादी की फ़ोटो थी। एक में अव्यान और प्रज्ञा एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, एक में दोनों मेहंदी लगा रहे हैं। फिर जो शादी वाली रस्में होती हैं, सभी फ़ोटोज़ को मिलाकर वो फ्रेम बना हुआ था। ये सब कुछ देखकर प्रज्ञा को शादी की हर एक रस्म याद आती है। प्रज्ञा 5वां फोटो देखती है जिसमें उसके साथ हिमांशु और दिया थे। प्रज्ञा ये सब कुछ देखने के बाद जल्दी से अव्यान के गले लग जाती है। अव्यान अब उसकी पीठ पर हाथ रख लेता है। प्रज्ञा खुशी और अपनी आंखों में नमी लिए कहती है, थैंक यू। कुछ देर बाद प्रज्ञा अव्यान से अलग होकर ठीक से बैठ जाती है। अव्यान अब अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। प्रज्ञा उसे देखती है। अव्यान बॉक्स खोलता है तो उसमें डायमंड से बनी पायल थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अव्यान प्रज्ञा के पैर से सैंडल निकालकर उसके पैर को अपनी जांघ पर रखता है, फिर उसे पायल पहनाने लगता है। प्रज्ञा पायल को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है। अव्यान उसे पहनाते हुए कहता है, तुमसे ज़्यादा नहीं। उसकी बात सुनकर प्रज्ञा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अव्यान अब प्रज्ञा के दूसरे पैर में भी पायल पहनाता है। पायल पहनाने के बाद अव्यान प्रज्ञा के पैर पर किस करता है, फिर सिर उठाकर प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, इसे कभी मत उतारना। इतना बोलते ही वो उठता है और प्रज्ञा के चेयर के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब झुकता है। प्रज्ञा अव्यान को देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें प्यार करूँ, हर हद पार करूं। इतना बोलते ही वो प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा डरते हुए कहती है, आज नहीं प्लीज़। अव्यान प्रज्ञा के माथे को चूम लेता है। जैसे ही वो जाने के लिए एक कदम बढ़ाता है, प्रज्ञा जल्दी से कहती है, फ़ोटोज़। अव्यान रुकता है। प्रज्ञा जल्दी से सारे फ्रेम को लेकर अपने सीने से लगा लेती है। अव्यान एक पल प्रज्ञा को देखकर अपने कदम बढ़ाता है। अव्यान प्रज्ञा को होटल रूम में ले जाता है। वहाँ की सजावट देखकर तो प्रज्ञा के चेहरे पर डर साफ तरीके से दिख पा रहा था। प्रज्ञा अपनी मासूम आंखों से अव्यान को देखते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ नहीं। अव्यान कोई जवाब नहीं देता। वो प्रज्ञा को गुलाब की पंखड़ी से बिछी बेड पर लिटाता है और सारे फोटो लेकर साइड में रखता है। अव्यान अब अपनी शर्ट को उतारता है और साइड में रखता है। फिर बेड के ऊपर चढ़कर प्रज्ञा की साड़ी को भी निकालकर साइड कर देता है। प्रज्ञा डरते हुए अव्यान को देख रही थी। अव्यान नीचे उसके पेट पर जाकर अपने कल की काटी हुई जगह पर बहुत ही सॉफ्ट किस करता है। प्रज्ञा सिहरते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान अब उसके दूसरे लव बाइट पर सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, कल मैंने दर्द दिया, आज तुम्हें मरहम दे रहा हूँ। कल पेनफुल लव था और आज सॉफ्टनेस लव। बोलते हुए सॉफ्ट किस करते हुए ऊपर आता है। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखता है। प्रज्ञा भी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, पर वहाँ हमें अब भी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर आप हमें प्यार करेंगे तो बहुत धीरे धीरे करना। अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस करता है। अव्यान अब उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। प्रज्ञा अव्यान के कंधे पर हाथ रख लेती है। काफ़ी देर तक लिप किस के बाद अव्यान उसकी गर्दन के हर एक लव बाइट पर बहुत ही सॉफ्ट किस करता है। प्रज्ञा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारे दर्दों से छुटकारा मिल रहा हो। अव्यान अपनी किसेस बरकरार रखता है। अव्यान गहरी सांस लेते हुए प्रज्ञा से कहता है, मुझसे प्यार करती हो। प्रज्ञा उसकी किस में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। प्रज्ञा मदहोश आवाज़ में कहती है, अपनी जान से भी ज़्यादा। अव्यान फिर से उसके सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, फिर मुझसे दूर जाने की बात क्यों करती हो। बोलते ही अव्यान उसकी नाभि पर लिख करता है। प्रज्ञा मदहोशी में कहती है, मैंने कभी नहीं की। प्रज्ञा की मदहोश भरी आवाज़ें उस कमरे में बहुत धीरे धीरे सुनाई जा रही थी। अव्यान अब ऊपर आकर उसके पूरे चेहरे पर सॉफ्ट किस करता है। करीब 1 घंटे तक अव्यान के सॉफ्ट किस का सिलसिला चलता रहता है। अव्यान अब प्रज्ञा के माथे पर किस करता है, फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। प्रज्ञा आंखें खोलकर अव्यान को देखती है। अव्यान ने शांति से आंखें बंद करके रखी हुई थी। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को देखते हुए कहती है, आप रुक क्यों गए। अव्यान आंखें बंद करके ही फिर से प्रज्ञा के माथे पर किस करता है और कहता है, आज इतना ही, क्योंकि मुझे तुम्हें दर्द नहीं देना। जो कल किया आज नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम्हें प्यार करते हुए मैं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे खुद ये पता नहीं चलता, फिर खुद को रोक भी नहीं पाता। प्रज्ञा ये सुनकर अव्यान के सीने में छिप जाती है। प्रज्ञा उसके सीने में छिपे हुए कहती है, क्या हम घर नहीं जाएंगे। अव्यान अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें जाना है। प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखती है, फिर कहती है,
आपने मेरे लिए इतनी अच्छी सजावट करवाई है तो हम इसे वेस्ट क्यों करें। वैसे मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अव्यान उसकी आंखों में देखता है तो प्रज्ञा कहती है, घर में जब शादी वाले फंक्शन खत्म हो जाएंगे तो मैं शूटिंग के लिए सिद्धार्थ के साथ आगरा जाऊंगी। अव्यान के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो तुरंत उससे कहता है, नो। प्रज्ञा हैरानी से अव्यान को देखती है, फिर परेशान होकर कहती है, पर हमारी डेट फिक्स है। अव्यान प्रज्ञा के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, हम हमेशा साथ में रहेंगे। प्रज्ञा मुंह बनाकर कहती है, मुझे नहीं करना वो बेकार सा बिजनेस, वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैसे क्या आप मुझे करियर चॉइस बदलने के लिए कह रहे हैं, मुझे एक्टिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए मना कर रहे हैं। अव्यान प्रज्ञा की गाल को छूते हुए कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा स्ट्रगल ना करो, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकता। तुम जो भी करो मेरा वक्त सिर्फ मेरा रहेगा, मेरे वक्त पर तुम कुछ नहीं करोगी। प्रज्ञा पलके झपकाते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के होठों पर लाइट किस करके अपने सीने में छिपाकर कहता है, और हाँ, हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें दूसरों के करीब कभी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। अव्यान की बातों में वार्निंग साफ छिपी हुई थी। प्रज्ञा को तो अब ये लगने लगा था कि उसने अपना करियर चॉइस में कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि प्रज्ञा मेन लीड में रहेगी तो ऑफकोर्स वो हीरो के बहुत क्लोज होगी ही। प्रज्ञा का तो अब सोचकर ही दिमाग खराब हो रहा था कि अगर उसे ऐसे सीन्स करने पड़े जिसमें हीरो उसे किस कर रहा है तो अव्यान तो पूरी टीवी इंडस्ट्री को ही तबाह कर देगा। सोचते सोचते प्रज्ञा की आंख लग जाती है और वो अव्यान की बाहों में सुकून से सो जाती है। अगले दिन आव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई मटर के दाने निकाल रही थी। उसने इस वक्त नॉर्मल कुर्ती और पैंट पहनी थी। आज उसे हॉस्पिटल नहीं जाना था तो उसने ये काम पकड़ लिया, क्योंकि आज प्रज्ञा भी घर पर नहीं थी। तभी डाइनिंग टेबल पर अप्रीता भी आकर बैठ जाती है और मटर के दाने लेकर खाने लगती है। आव्या उसे देखती है पर कुछ नहीं कहती। अप्रीता ऐसे ही खाते खाते बाउल खाली कर देती है। आव्या मटर के दाने रखने वाली होती है, पर खाली बाउल देखकर वो अप्रीता को घूर कर देखती है, पर इस बार भी कुछ नहीं कहती। आव्या फिर से बाउल में मटर के दाने डालती है, फिर डालने वाली होती है तो फिर से बाउल खाली पाती है। आव्या इरिटेट होकर अप्रीता को देखकर कहती है, ये क्या है अप्रीता, तुम ये क्यों खा रही हो। अप्रीता अब मटर लेकर छीलते हुए कहती है, क्योंकि मुझे भूख लगी है। आव्या जल्दी से कहती है, हाँ तो किचन में जाकर कुछ खा लो ना, नाश्ता तो बन गया है, या तो फ्रिज में कुछ तो ज़रूर होगा, वहाँ से खा लो। अप्रीता आव्या को फ्रस्ट्रेट होता हुआ देख रही थी, फिर एकदम से आव्या के हाथ को पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी दी, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जबकि इसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं। आव्या हैरानी से अप्रीता को देखती है। अप्रीता आगे कहती है, एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बात करूं तो मैंने ये किया, आई एम सॉरी। इतना बोलते ही वो कान पकड़ लेती है, फिर आगे कहती है, आप मुझसे गुस्सा होना। आव्या जल्दी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, कभी नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरी छोटी बहन कभी ना कभी अपनी गलतफहमी से बाहर ज़रूर निकलेगी। अप्रीता अब आव्या से अलग होकर कहती है, दी मैं छोटी नहीं हूँ, अरना छोटी है। बोलते ही वह मुंह बना लेती है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, पर मुझसे तो छोटी हो ना। अप्रीता मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। काव्या दोनों की ओर आते हुए कहती हैं, तो गलतफहमी दूर हो गई दोनों के बीच। अप्रीता जल्दी से काव्या की ओर देखकर उसके कान पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी मॉम। काव्या मुस्कुराते हुए अप्रीता के गाल को छूकर कहती है, तुम्हारी गलतफहमी खत्म हो गई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना कहते हुए काव्या बाउल की ओर देखती है जिसमें एक भी मटर नहीं था। काव्या ये देखकर आव्या से कहती है, परी मटर कहाँ है, मैंने कहा था ना कि मुझे चाहिए। अप्रीता अपनी गलती मानते हुए बोलने ही वाली थी कि तभी आव्या कहती है, वो मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, मम्मा आप जाइए, मैं 5 मिनट में किचन में लेकर जाती हूँ। काव्या आव्या को घूरते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है किसके साथ बिजी हो गई थी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, सुबह से रात तक बस रुद्र के साथ ही बात करती रहो, कुछ दिन में चली जाऊँगी, थोड़ा तो हमारे काम करने का ध्यान दे दो। आव्या जल्दी से कहती है, मम्मा मैं रुद्र के साथ बिजी नहीं थी, फ़ोन भी कमरे में रखा हुआ है मेरा, आपको तो बस सुनाने का बहाना चाहिए। जैसे आप तो डैडा से हमेशा दूर रहते थे, डैडा ने मुझे बताया है कि आप किस तरह डैडा से दूर जाने से रोया करती थी। आव्या ये बोल ही रही थी, उसी वक्त आदित्य भी वहाँ पहुँचता है। काव्या जब आव्या की ऐसी बात सुनती है तो पहले आव्या को घूरती है, फिर आदित्य को। काव्या आदित्य को घूरते हुए आव्या से कहती है, जैसे तुम्हारे डैडा तो मेरे पीछे नहीं पड़ते थे, तुम्हारे डैडा तो मुझसे भी ज़्यादा मेरे करीब रहने के लिए मरते थे। आदित्य पानी लेने के लिए आव्या के करीब झुकता है और उसे बहुत ही धीरे से कहता है, बहुत बड़ी झूठी है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आदित्य की बात सुनकर आव्या की हंसी छूट जाती है। वो धीरे से हंसते हुए आदित्य को देखती है। आदित्य पानी उठाकर पीते हुए काव्या को एक नज़र देखता है जो उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। आदित्य अब टेबल पर ग्लास रखकर जाते हुए कहता है, रैबिट अपनी मम्मा से कहो ज़्यादा घूर कर ना देखे, वरना आंखें दर्द करने लग जाएंगी।
आव्या मुस्कुराते हुए काव्या को देखती है। काव्या जाते हुए आदित्य को घूरती रहती है, फिर आव्या को देखकर कहती है, ज़्यादा अपने दांत मत दिखाओ और जल्दी से मटर लेकर आओ। बोलते ही वो किचन में चली जाती है। आव्या मटर के दाने निकालने लगती है। अप्रीता भी मटर लेते हुए कहती है, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। आव्या हाँ कहती है। सरना भी वहाँ आती है, वो भी दोनों के साथ शामिल हो जाती है। तीनों हंसते हुए बात कर रहे थे। इस वक्त तीनों परफेक्ट बहन की जोड़ी लग रहे थे। कमरे में स्प्रहा मंगलसूत्र पहन रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। स्प्रहा जल्दी से मंगलसूत्र पहनकर फ़ोन देखती है। उस पर इस वक्त उसके पापा का कॉल आ रहा था। स्प्रहा ने अपनी फैमिली को अब तक ये नहीं बताया था कि वो शौर्य और उनकी फैमिली के साथ रह रही है। उसने तो अपनी फैमिली को बोला था कि वो फ्रेंड के पास है। स्प्रहा कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करती है तो उधर से उसके पापा की फिक्र भरी आवाज़ आती है, बेटा कहाँ हो तुम? इतने महीने हो गए और कितना फ्रेंड के पास रुकोगी? घर आने का मन नहीं कर रहा? स्प्रहा बहुत देर तक चुप रहती है, फिर कहती है, पापा मैं फ्रेंड के घर पर नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ। स्प्रहा के पापा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, उनके? किनके साथ? स्प्रहा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, पापा वो मैं शौर्य के साथ, उनके परिवार के साथ हूँ। स्प्रहा के पापा जैसे ही ये सुनते हैं वो हैरानी से कहते हैं, उसके साथ? उसने तुम्हें फिर से कैद कर लिया और तुमने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा? वो तो जेल में था ना? स्प्रहा बहुत हिम्मत करके कहती है, वो पापा मैंने ही उन्हें छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट की। पापा मैं शौर्य से प्यार करने लगी हूँ और अब मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ ज़िंदगी भर। उनकी फैमिली हमारी शादी भी करवा रही है। स्प्रहा के पापा जैसे ही ये सुनते हैं तो स्प्रहा पर भड़क जाते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी मुश्किल से तो उससे पीछा छूटा था और तुम अब उसके पीछे चली गई। अब तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी बितानी है और शादी भी करने वाली हो। स्प्रहा तुम उस गुंडे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सोचकर खुद की ज़िंदगी नर्क बना रही हो। स्प्रहा के फ़ोन का वॉल्यूम ज़्यादा था, जिससे वॉशरूम के पास खड़ा शौर्य ये सब कुछ बहुत अच्छे से सुन पा रहा था। शौर्य अपनी लाल नज़रों से इस वक्त स्प्रहा के फ़ोन को डरावनी नज़रों से देख रहा था। उसे अगर इस वक्त कोई देख लेता तो पक्का विलन ही उसे लगता। स्प्रहा अपनी सफाई देते हुए जल्दी से करती है, पापा उन्होंने भले मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें मेरी कदर है। मेरी परमिशन उनके लिए मायने रखती है, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो प्यार की निशानी होती है। स्प्रहा के पापा स्प्रहा पर फिर से भड़क पड़ते हैं, उसके साथ रह रहकर तुम भी पागल हो गई हो। तुम अभी के अभी घर आओ, हम कभी तुम्हें उसके साथ रहने नहीं देंगे। अगर तुमने जिद की तो आज से हम तुम्हारे लिए मर गए। स्प्रहा जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो जल्दी से कहती है, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतना कहते ही वो रोने लगती है। शौर्य की एकदम से मुट्ठी कस जाती है। वो मुट्ठी कसते हुए दीवार पर मारने लगता है। स्प्रहा रोते हुए कहती है, आप दोनों ही तो मेरे सब कुछ हो और आप ही मुझे ऐसा कह रहे हो। स्प्रहा के पापा नरमी से कहते हैं, देखो बेटा हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, हम तुम्हें ऐसे किसी गलत हाथों में नहीं सौंप सकते। बात को समझो बेटा और हमारे पास वापस लौट आओ। स्प्रहा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, लेकिन पापा वो गलत नहीं है। स्प्रहा के ये बोलते ही स्प्रहा के पापा कहते हैं, जो करना है करो, पर अब हमसे कभी बात करने की गलती मत करना। इतना बोलते ही वो कॉल कट करते हैं। स्प्रहा हेलो पापा हेलो करती है, फिर फ़ोन को देखती है। उसकी आंखों से अब फिर से आंसू बह जाते हैं। कुछ पल तक वो वैसे ही खड़ी देखती रहती है, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर मुड़ती है तो उसकी नज़र शौर्य पर जाती है जो इस वक्त शर्ट पहन रहा था। स्प्रहा कुछ पल शौर्य को देखती है, फिर उसके पास जाकर कहती है, सुनिए पापा मुझसे बहुत नाराज़ हैं, क्या मैं आज घर चली जाऊँ? शौर्य स्प्रहा की ओर मुड़कर उसके चेहरे को देखता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को अंगूठे से रब करते हुए कहता है, मैं तो कब से तुम्हें जाने को कह रहा हूँ, पर तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। सुनती तो आज तुम्हारे आंसू नहीं बहते और ना ही इसकी वजह से तुम्हारे पापा को जो तकलीफ होगी वो होती। स्प्रहा शौर्य के लास्ट लाइन सुनकर शौर्य को कंफ्यूज होकर देखती है। शौर्य अपने हाथ पीछे करते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम्हें जो भी उन्होंने बोला उससे जो उन्हें तकलीफ हो रही होगी। स्प्रहा हाँ में सिर हिलाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। अभी उन्होंने जितना कहा उन सबसे उन्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। स्प्रहा आंखों में नमी लिए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें ये सब कुछ बोलते हुए बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैंने पापा को तकलीफ दी, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। बोलते हुए स्प्रहा की आंखों की नमी आंसुओं में फिर से बदल जाती है और गालों पर बह जाती है। शौर्य ये देखकर अपनी आंखें कसकर बंद करता है, क्योंकि उसकी आंखें अब गुस्से से लाल होने लगी थी। शौर्य जल्दी से स्प्रहा को पीट करके कहता है, मैं शाम को ही तुम्हारे जाने का इंतज़ाम करता हूँ, अपनी पैकिंग कर लेना। स्प्रहा जल्दी से आगे बढ़कर शौर्य को पीछे से हक कर लेती है। शौर्य का गुस्सा उसके छूने भर से जैसे खत्म सा हो जाता है। शौर्य आंखें खोलकर स्प्रहा के हाथ को देखता है। स्प्रहा उसको हक किए हुए कहती है, आप भी मेरे साथ चलिए ना, हम दोनों पापा को मनाएंगे। शौर्य के होठों पर एकदम से तिरछी मुस्कान आ जाती है,
फिर तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन चेंज करके वो इस्प्रहा के हाथ को पकड़कर उसे दूर करके कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा और तुम्हें भी किसी को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब हमेशा के लिए वहीं पर रहोगी। इस्प्रहा दर्द के भाव से शौर्य को देखती है। शौर्य उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी मम्मी पापा के साथ खुश रहो तो मुझे भूलकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करें। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो, बच्चे बच्चे करो और खुश रहो। शौर्य जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, इस्प्रहा उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंज पड़ती है। शौर्य इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। इस्प्रहा का चेहरा गुस्से से लाल था। वो एकदम से आगे बढ़कर शौर्य के कॉलर को पकड़कर उस पर चिल्लाती है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? पहले जब दूर जाना चाहती थी तो जाने नहीं दिया, और अब जब करीब आ रही हूँ तो आने नहीं दे रहे। आखिर तुम चाहते क्या हो? शौर्य की हाइट के हिसाब से इस्प्रहा की हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, इसीलिए वो इस वक्त उसे सिर उठाकर देख रही थी। शौर्य अब भी वैसा ही था। इस्प्रहा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, अब अगर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस्प्रहा जैसे ही ये कहती है, शौर्य झटके से उसे कबर्ड से सटा देता है। इस्प्रहा एकदम से सहम जाती है। शौर्य पागलों की तरह इस वक्त इस्प्रहा के छोटे से चेहरे को धुक कर देख रहा था। इस्प्रहा ने आंखें बंद करके रखी हुई थी। शौर्य करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कुछ याद करते हुए उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो जाते हैं और वो इस्प्रहा को छोड़कर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। इस्प्रहा अपनी आंखें खोलकर उसे जाते हुए देखती रहती है। इधर आव्या जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कमरे में आती है तो सामने देखकर उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। सामने बेड पर रुद्र बैठा हुआ था और उसके फ़ोन में कुछ कर रहा था। आव्या जल्दी से इधर उधर देखती है और दरवाज़ा बंद करके रुद्र के पास खड़ी होकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आए और मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो? इतना बोलते ही आव्या रुद्र से अपना फ़ोन छीन लेती है। रुद्र अपने दोनों हाथ से बेड को पकड़कर आव्या को देखने लगता है। आव्या फ़ोन को ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होता। आव्या रुद्र को देखते हुए कहती है, ये इतना गर्म क्यों है? क्या किया तुमने? रुद्र आव्या को देखते हुए आराम से कहता है, तुम्हें पता है बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए? आव्या जोर से कहती है, मुझे क्या पता, मैं तो नीचे थी और फ़ोन यहाँ था, तुम्हारे हाथ में था। क्या किया तुमने इसके साथ? रुद्र फ़ोन को देखता है, फिर खड़ा होकर आव्या के करीब जाता है। रुद्र के अचानक करीब आने से आव्या पीछे हो जाती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें इस फ़ोन की फिक्र है। आव्या कन्फ्यूज होकर रुद्र को देखती है। आव्या की नज़र अचानक ही चार्जर पर जाती है जो जला हुआ था। आव्या समझने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे समझ आता है, आव्या के हाथों से फ़ोन अपने आप गिर जाता है। आव्या जल्दी से रुद्र के हाथ को पकड़कर देखती है तो उसका हाथ जला हुआ था। आव्या के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वो रुद्र को देखते हुए कहती है, ये कैसे हुआ? रुद्र आव्या के परेशान भरे चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हारा फ़ोन जल गया है। इतना हीट दोगी तो फ़ोन तो जलेगा ही। आव्या हैरानी से फ़ोन को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए अपने सिर पर मारते हुए कहती है, शिट, मैंने तो रात से इसे चार्जर पर लगाया था और सुबह भी ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से तुम्हारा हाथ भी जल गया। आव्या अब दुखी होकर रुद्र के हाथ को देखती है। आव्या अब रुद्र को बेड पर बिठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए जैसे ही जाने को होती है, रुद्र उसके हाथ को पकड़कर एकदम से खींच लेता है। आव्या सीधे रुद्र की गोद में गिर जाती है और एकदम से कहती है, रुद्र ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़ता है। उसके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। रुद्र आव्या के हाथ को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारा हाथ बहुत छोटा है बेबी गर्ल। बोलते हुए रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है, क्योंकि वो इस वक्त यही सोच रहा था, अगर वो यहाँ नहीं होता तो आव्या का हाथ जल जाता। रुद्र आव्या के हाथ को सहलाते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे के बाल को कान के पीछे करके कहता है, कौन सी कंपनी का फ़ोन था बेबी गर्ल? इतना बोलते हुए वो सर्द नज़रों से फ़ोन को देखता है। रुद्र के ऐसे सवाल से आव्या उसे घूर कर देखती है, फिर कहती है, अब ये मत बोल देना कि अब तुम उस कंपनी वाले को जान से मारने वाले हो। रुद्र सिर टेढ़ा करके आव्या को देखता है तो आव्या समझ जाती है कि रुद्र का यही इरादा था। आव्या हैरान होकर कहती है, सीरियसली रुद्र, तुम पागल हो। गलती उसकी नहीं है, मेरी है, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं करोगे। रुद्र आव्या के गाल पर धीरे से किस करता है पर कुछ नहीं बोलता। आव्या अब अपने फ़ोन में देखकर दुखी होकर कहती है, मेरा प्यारा फ़ोन मुझे छोड़कर चला गया। बोलते हुए इसके दिमाग में कुछ आता है और वो रुद्र को देखती है। रुद्र भी आव्या को देखता है। आव्या अपना हाथ बढ़ाकर रुद्र की पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कहती है, अब से तुम्हारा फ़ोन मेरा है। ये तुमने आईफोन का न्यू मॉडल लिया है ना, कितना अच्छा है। बोलते हुए आव्या लॉक स्क्रीन ओपन करती है। आव्या फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ, कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यहाँ। रुद्र बस आव्या को देखता रहता है। कुछ देर तक देखते रहने के बाद आव्या की नज़रों में एक लड़की का मैसेज दिखता है। वो इस वक्त व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो उसे एक लड़की का मैसेज दिखा। आव्या रुद्र को घूरते हुए कहती है,
ये लड़की कौन है? रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है, फिर आव्या के चेहरे को देखता है। आव्या के चेहरे पर इस वक्त जेलसी साफ दिख रही थी। आव्या देख रही थी कि रुद्र ने मैसेज को देखा ही नहीं है, जैसे आया था वैसा ही था। आव्या ओपन करके देखती है तो उस पर उस लड़की की बहुत सारी मैसेज थे जो अनरीड ही थे। उस लड़की ने रुद्र को कभी डेट के लिए पूछा था, कभी वन नाइट स्टैंड के लिए, तो कभी किस करने के लिए। मैसेज पढ़कर आव्या का तो दिमाग खराब हो रहा था। वो रुद्र को देखकर कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ये सब पूछने की? रुद्र आव्या के गाल को अंगूठी से रब करते हुए कहता है, अब पूछने के लिए जिंदा नहीं रही। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर कहती है, तुमने मार दिया? रुद्र के अंगूठे अब आव्या के होंठों को रब करने लगते हैं। रुद्र कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल? आव्या अपना सिर हिला देती है, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र का काम ही यही है। आव्या और रुद्र अब कुछ भी कह पाते उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक के साथ आव्या को काव्या बुलाती है। परी। आव्या आवाज़ सुनकर हड़बड़ा जाती है और तुरंत रुद्र की गोद से उठकर परेशान होकर कहती है, ओह नो मम्मा बाहर हैं, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आव्या ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे रुद्र उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो। रुद्र उठकर सीधा जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही काव्या जैसे ही आव्या की जगह रुद्र को देखती है तो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं दामाद जी? आव्या तो अपना सिर पीट लेती है, क्योंकि उसे पता था अब काव्या उससे बहुत ज़्यादा सुनाने वाली है। रुद्र बहुत ही नॉर्मल सा जवाब देता है, सासू माँ, क्या आपको नहीं पता कि बंद कमरे में क्या करते हैं? आपके पास तो फुल एक्सपीरियंस है, फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं। काव्या उसे घूरने लगती है। रुद्र साइड से निकल जाता है। काव्या कुछ देर रुद्र को जाते हुए देखती रहती है, फिर कमरे के अंदर आकर आव्या के पास जाती है। आव्या जल्दी से कहती है, मम्मा मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गया, और उसने जैसा कहा हम दोनों वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। काव्या कुछ पल शांति से आव्या को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, आपकी याद उसे यहाँ खींच कर लाई, और हमें पता है आप दोनों कुछ नहीं कर रहे थे। रुद्र बहुत अच्छे हैं परी, कभी उनका भरोसा मत तोड़ना। आव्या एकदम से कहती है, मम्मा मैं उसका भरोसा क्यों तोड़ूंगी? काव्या उसके हाथ पीछे करके कहती है, मुझे पता है नहीं तोड़ोगी, पर पति पत्नी में ऐसे कुछ मोड़ आ जाते हैं जिसमें दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं, तो उनसे जुदा मत हो जाना, हमेशा एक दूसरे के भरोसे को बरकरार रखना। आव्या बहुत गौर से काव्या की बातों को सुनते हुए उसे देख रही थी। काव्या आव्या को इतना सीरियस देखकर कहती है, खैर वो सब छोड़िए, आज करवा चौथ है और हम चाहते हैं कि आप रुद्र के लिए व्रत रखें, चलिए नीचे। आव्या हाँ में सिर हिलाती है। दोनों अब कमरे से निकल जाते हैं। अव्यान और प्रज्ञा भी घर पहुंच चुके थे। हॉल में आते ही काव्या प्रज्ञा से कहती है, प्रज्ञा आपने कुछ खा तो नहीं लिया ना, क्योंकि आज आपको भी अयान के लिए व्रत रखना है। प्रज्ञा ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं पोयम मम्मा, मुझे याद था। काव्या प्रीत को देखकर कहती है, प्रीत सबको एक एक थाल दे देते हैं। प्रीत हाँ कहती है। हॉल में इस वक्त साड़ी और गहनों से सजी थालियां थी। प्रीत और काव्या मिलकर सभी को थालियां देती हैं। अप्रीता एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो खा भी लिया। प्रीत अप्रीता को घूरते हुए कहती है, मैंने बताया नहीं या तुमने सुना नहीं? कल से तो बोल रही हूँ तुम्हें। मैं भूल गई। बोलते हुए अप्रीता का छोटा सा मुंह बन जाता है। सपना इस पर कहती है, कोई बात नहीं, जब शादी करो तब कर लेना, या फिर अगले साल कर लेना। अप्रीता धीरे से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ठीक है माँ। विशाखा आप सभी को देखते हुए कहती हैं, चलिए ठीक है, सब तैयार हो जाइए, हमें मंदिर जाना है। सभी हाँ में सिर हिलाकर अपनी अपनी थाल लेकर कमरे में चले जाते हैं। स्वर्णा तो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए सबको देख रही थी। आरुष भी उसके सामने नीचे चेयर पर बैठा था और वो मिल्क शेक पी रहा था। आरुष जब सभी को देखता है तो वो स्वर्णा को देखकर कहता है, मेरी जलपरी तुम्हें नहीं करना व्रत? स्वर्णा मजे से आइसक्रीम खाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरुष को देखती है, क्योंकि उसे इस व्रत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। स्वर्णा अपनी आइसक्रीम को खाते हुए कहती है, बड़ी, ये करने से क्या होता है? आरुष स्वर्णा के सॉफ्ट गालों को खींचते हुए कहता है, अपने होने वाले पति की उम्र लंबी होती है। स्वर्णा तुरंत पूछती है, पर मेरा होने वाला पति कौन है? आरुष मुस्कुराते हुए कहता है, होगा कहीं, पर तुम रहने दो, तभी से बहुत कुछ खा चुकी हो, तुम्हारे लिए ये है ही नहीं, बेचारा तुम्हारा होने वाला पति। स्वर्णा अपनी मासूमियत से उसे देखती है। इतना कहते ही आरुष अपने गाल पर हाथ रखे कहता है, पता नहीं मेरी होने वाली पत्नी मेरे लिए व्रत रख रही है या नहीं। आरुष बोलते हुए बिल्कुल फिल्मों की तरह अपनी हीरोइन को इमेजिन करने लगता है। स्प्रहा बेड पर बैठी हुई थाल को देख रही थी। उसे इस वक्त शौर्य को थप्पड़ मारना याद आ रहा था। जहां आज पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, वहीं स्प्रहा ने तो शौर्य को सुबह सुबह थप्पड़ मार दिया। स्प्रहा को इस वक्त अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने क्यों शौर्य को थप्पड़ मारा। स्प्रहा खुद से धीरे से कहती है, क्यों किया पागल लड़की, सुबह सुबह पत्नी पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर खुद को ही समझाते हुए कहती है, पर गलती तो उनकी भी है ना, उन्होंने ही तो मुझे गुस्सा दिलाया और मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और हाथ अपने आप उठ गया। बोलते ही स्प्रहा का मुंह बन जाता है।
पर फिर वो खुद से कहती है, पर मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए था। ये गुस्सा भी ना, इस गुस्से पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और मुझे तो पता भी नहीं कि आज करवा चौथ है। मैंने तो उनसे कह दिया था कि आज मैं मम्मी पापा के पास जाऊंगी। बोलते हुए स्पृहा थोड़ी परेशान हो जाती है। अव्यान और रुद्र इस वक्त स्टडी रूम में बैठे हुए थे। दोनों लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। उनकी नजरें लैपटॉप पर गड़ी हुई थी। अव्यान पेन अपने हाथ में लिए हुए उससे खेलते हुए कहता है, तेरा बाप इतना बड़ा ठरकी था, हर जगह मुंह मारता था। कभी तो मुझे तुझ पर भी शक होता है, क्योंकि ठरकी तो तू भी है। क्या पता कहीं मुंह मारता ही होगा। अव्यान के ये बोलने से रुद्र उसे घूरते हुए देखता है। अव्यान एक नज़र रुद्र को देखते हुए कहता है, घूरना बंद कर और सही से अपने बॉडीगार्ड को कहो कि अच्छे से उसे ट्रैक करें। रुद्र कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी आव्या एकदम से अंदर आती है और कहती है, भाई मुझे नया फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। दोनों की नज़र आव्या पर जाती है। आव्या को देखते ही रुद्र की जैसे सांसें थम जाती हैं। इस वक्त आव्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो अपने ही ध्यान में अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी। उसका ध्यान इस वक्त रुद्र पर बिल्कुल नहीं था। उसके बाल खुले हुए थे और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि रुद्र की नज़रें उसी पर जम गई। अव्यान एक नज़र रुद्र को देखकर आव्या से कहता है, ठीक है मैं अभी मंगवा देता हूँ, लेकिन तुम ये साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? आव्या अपना सिर उठाते हुए कहती है, भाई आज करवा चौथ है ना, तो हम सभी ने व्रत रखा है और हम सब मंदिर जा रहे हैं। आव्या सिर उठाती है तो उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था, जैसे आव्या में ही खो गया हो। आव्या को पता नहीं था कि रुद्र अभी भी यहाँ पर है। कुछ देर तक तो आव्या रुद्र एक दूसरे को देखते रहते हैं। अव्यान अपना गला साफ करते हुए कहता है, तुमने भी? आव्या एकदम से हड़बड़ा जाती है, फिर अव्यान को देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ भाई। अव्यान अब लैपटॉप पर ध्यान देता है और एक हाथ से अपना फ़ोन उठाकर आव्या के फ़ोन को मंगाने के लिए किसी को कॉल करता है। आव्या रुद्र को आंखों से इशारा करती है तो रुद्र भी उसे इशारा करता है। आव्या इशारे को समझकर हल्का मुस्कुराती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। आव्या चली जाती है पर फिर भी रुद्र उधर ही देखता रहता है। अव्यान बिना देखे रुद्र से कहता है, रैबिट कब की जा चुकी है? रुद्र गर्दन घुमाकर अव्यान को देखते हुए कहता है, प्रेगनेंसी के समय सासू माँ ने ऐसा क्या खा लिया था यार, जो बेबी गर्ल इतनी हॉट दिखती है। रुद्र अपने दिल पर हाथ रखकर सोफे से टिक कर बैठ जाता है और कहता है, किसी दिन इसकी हॉटनेस मुझे जलाकर राख कर देगी। अव्यान रुद्र को घूरता है, फिर कहता है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? रुद्र अपनी आंखें बंद करके अब आव्या के साथ खुद के हनीमून को इमेजिन करने लगता है। इमेजिनेशन में खोया हुआ वो कहता है, कपड़ों में ही कितनी हॉट लगती है, बिना कपड़ों के तो। बोलते ही वो रुक जाता है। अव्यान रुद्र को बुरी तरह से घूरता है। रुद्र इतना बेशर्म है कि अव्यान के सामने ये सब कह रहा था, जो एक भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। अव्यान टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है और एक झटके से रुद्र के मुंह पर मारता है। रुद्र झट से अपनी आंखें खोलता है और घूर कर अव्यान को देखता है। अव्यान उससे कहता है, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ और इस पर ध्यान दे। अव्यान रुद्र को देखते हुए उसकी ओर लैपटॉप घुमाता है। रुद्र अच्छे से उठकर बैठता है और सीरियस होकर जैसे ही लैपटॉप पर देखता है उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। वो अब अव्यान की ओर देखकर कहता है, इसे देखूं? अव्यान तुरंत कहता है, हाँ, इसके अलावा और क्या देखेगा? रुद्र अव्यान के चेहरे को उस ओर घुमाता है। अव्यान लैपटॉप पर जैसे ही देखता है तो हड़बड़ा कर कहता है, अरे यार, इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर एक लड़की की फ़ोटो थी जो इनरवियर्स में थी। वो एक ऐड था। टू बी कंटिन्यूड।